स्टार्ट विद द PYQ ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ओके, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन आर द कॉजेज फॉर. ये किसके कॉजेज है? देखो इन लोगों को हम लोग बोलते हैं इविल क्वाड्रेट. इन चारों को हम लोग इविल क्वाड्रेट बोलते हैं. क्या क्या है? पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन. ये चार को हम लोग बोलते हैं इविल क्वाड्रेट. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर competition, no. Biodiversity loss, natality, population explosion. It is the reason for biodiversity loss. इनकी वजह से biodiversity lose हो रहा है. Okay. Next क्या है? According to Alexander von Humboldt, species richness goes on increasing with increasing area of exploration. Species richness decreases with increasing नहीं. It increases with increasing area but up to only limit. There is no relation between area नहीं. ये तो एरिया उसने दे दिया. तो आप बचोगे, आप कंफ्यूज होगे ए और सी में. 50-50 लगा सकते हो, बट इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा सी. इसने बोला है कि इट विल इंक्रीज बट ओनली अप टू अ लिमिट. उसका ग्राफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. Which of the following region of the globe exists highest species diversity? हिमालयाज, अमेजोन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट. देखो सबसे पहले अमेजोन फॉरेस्ट आएगा, फिर अगर आपको ट्रेंड में लगाना है अमेजोन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट, फिर हिमालयाज. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द ऑप्शन नंबर सी नहीं, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन. इसने बोला ही था, तो ऑप्शन नंबर सी अगेन वुड बी द आंसर. Decline in population of Indian native fishes due to introduction of Calris garpinus in river Yamuna was categorized by. देखो हमने नेटिव फिश में और एक दूसरा अलग स्पीशीज का डाल दिया, तो इट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन. मोस्ट, देखो हमने पढ़ा है इविल क्वाड्रेट इज द रीजन फॉर हैबिटेट लॉस, बट उसमें से सबसे मोस्ट है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें अगेन द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है इसमें. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन. अगेन हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन इज द मोस्ट क्या बोला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट. विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. Okay, Parthenium, threat to biodiversity, stratification, population, Irenchyma, Opuntia, age pyramid, bio. Again, this is not an NCERT based question, but इसका आंसर है फर्स्ट. Okay, NCERT based नहीं है ये. Red list contains data or information on. देखो again not an NCERT based question, but ये जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये आ सकता है. रेड लिस्ट किसका कंटेंट करता है? रेड लिस्ट, देखो रेड लिस्ट है, ग्रीन पेजेस रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग पेजेस रहते हैं उसमें. तो रेड लिस्ट क्या कंटेंट करता है? रेड लिस्ट कंटेन्स आपका ऑल द थ्रेटेंड स्पीशीज. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑल द थ्रेटेंड स्पीशीज. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द आंसर. अ स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एंड इमीडिएट फ्यूचर, एक्सटिंक्शन इन इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड वल्नरेबल, एंडेमिक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकली एंडेंजर्ड. देखो बोला है इसने अ स्पीशीज फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, सिर्फ इतना ही दिया रहता, ये नहीं दिया रहता तो हम लोग बोलते थे इट इज एंडेंजर्ड है. बट इसने ये भी दिया है कि इमीडिएट एक्सटिंक्शन इन इमीडिएट फ्यूचर, मतलब कल को ही वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, तो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड आएगा. और एंडेमिक मतलब एक ही प्लेस में वो स्पीशीज फाइंड हो रहा है, तो एंडेमिक होता है. एक्सटिंक्ट मतलब हो चुका है, एक्सटिंक्ट मतलब उसका कोई भी एक प्रजाति बचा ही नहीं है. वल्नरेबल मतलब हो सकता है इन नियर फ्यूचर, मतलब वल्नरेबल मतलब एट अ हाई रिस्क है बट उसके अच्छे खासे पॉपुलेशन जिंदा है. तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. तो ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस अ रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड. इसमें से आपको खाली यही मतलब फुल फॉर्म याद रहना चाहिए. इसमें से आपका IUCN वुड बी द आंसर. Which of the following given below is a representation of the extinct of global diversity in invertebrates. What group of 4 proportions A to D represents respectively? A, B, C, D क्या रिस्पेक्ट करते हैं? देखो हमें पता है कि A would be insects, सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं. फिर ये आ जाएगा मॉलस्क, फिर C आ जाएगा आपका क्रस्टेशियन, फिर D आ जाएगा अदर्स. तो ऐसा किधर दिया देखना पड़ेगा. इसके लिए कैसे याद रखना है? ABCD को आप कैसे लिखोगे? ABCD को आप कैसे लिखोगे? इम्को कैसे? इम्को ऐसे स्पीशीज से आपको याद रखना है, ऐसे निमोनिक से याद रखना है. इम्को आई से इंसेक्ट ज़्यादा है, मॉलस्क, क्रस्टेशियन, फिर अदर्स. तो कहाँ दिया है ऐसा? देखो इंसेक्ट दिया है, बी से क्रस्टेशियन आ गया, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया. फिर हाँ, इंसेक्ट, मॉलस्क, क्रस्टेशियन एंड ओ अदर स्पीशीज. तो IMCO इम्को ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर.
Which of the following represents maximum number of species among global biodiversity? Maximum number of species किसका है? फंगाई का है. Okay. Which organization publishes Red Data Book? Again IUCN. Highest number of species in the world is represented by again fungi. Which of the following shows maximum genetic diversity in India? Genetic diversity सबसे ज़्यादा किसका है? It is for rice. Okay. Biodiversity of a geographical region represents endangered species found in a region. Biodiversity क्या represent करता है? Total diversity of organism in living organ. खाली endangered species को ही नहीं, खाली genetic diversity नहीं. It is total diversity. Option number B would be the correct answer. ये definition है basically. Which of the following has genetic diversity? Which of the maximum genetic diversity in India? Again अभी हम लोग ने पढ़ा. It is आपका आना चाहिए rice. बट इसमें राइस ऑप्शन में है क्या? नहीं है. तो उसका सेकंड नेक्स्ट बेस्ट क्या हो जाएगा? मैंगो. टाइगर इज नॉट अ रेसिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? गिर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्योंकि गिर में आपका लायन है, लायंस रहते हैं, गिर फॉरेस्ट में लायन रहते हैं, बाकी सब में टाइगर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लेंथी दिख रहा है बट देखते हैं. द टेबल गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ 10 स्पीशीज. 10 स्पीशीज का पॉपुलेशन दिखा रहा है आई से जे तक. ओके, consisting of numbers of habitats given in the brackets. Study the following table and answer the following question. ये species है, 10 species है यहाँ पे, और ये habitat 1 2 3 4 ऐसे habitats है. तो इसमें क्या बोला है कि देखो इसने पूछा कि which area out of the following A to D has maximum species diversity. maximum species diversity मतलब ज़्यादा से ज़्यादा species होने चाहिए. देखो यहाँ पे ये B species नहीं है, यहाँ पे C D भी नहीं है, G भी नहीं है, यहाँ पे E नहीं है, I नहीं है. ऑप्शन नंबर 1 और 2, 1 और 2 हैबिटेट तो चले गए ना. 1 और 2 हैबिटेट में कुछ तो स्पीशीज नहीं है. इन दोनों में दो सब के सब स्पीशीज है, बट इसके नंबर्स में देखना पड़ेगा अभी आपको. देखो इधर 11.3 एक ही है, इधर 11.1 दो है, 113 एक है. सबसे ज़्यादा यही हो गया ना. तो ऑप्शन नंबर डी मतलब फोर्थ हैबिटेट वुड बी द शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी. अभी फोर्थ हैबिटेट बोल के ऑप्शन नंबर डी मार्क मत कर देना. इट इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, उल्टा फुल्टा दिया हम लोग जानबूझ के. ओके, क्यूरिकस स्पीशीज इज अ डोमिनेंट कॉम्पोनेंट इन. देखो अगेन नॉट एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, सो लीव इट. Which of the following pair of organisms are exotic species introduced in India? Examples of exotic species introduced in India is lantana और water hyacinth. water hyacinth तो इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में उसको पढ़ते भी है. बाकी आपका ये सब में नहीं हो. देखो फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा किसका नाम है? पीपल ट्री. तो वो अपना इंडियन एक्सोटिक स्पीशीज अपना इंडियन का ही है. तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा. अगेन फाइकस रिलीजियोसा नहीं आएगा. ओके, option number A would be the correct answer. Which of the following is correct pair of endangered animal and the national parks? endangered animal और उसके national park का कौन सा सबसे अच्छा ये है एग्जाम्पल है? तो देखते हैं, एक एक ऑप्शन पढ़ते. देखो राइनोसोरस काजीरंगा नेशनल पार्क. देखो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया. काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न राइनो है. इसके बारे में हम लोग ने 10th में पढ़ा था शायद. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. वाइल्ड एस, ये सब ये तीनों के तीनों गलत है. Which of the following pair of animal and a plant represent endangered organism in India? endangered मतलब खतरा है उनको एक्सटिंक्शन का. तो ऐसे कौन सा पैर है? तो देखते हैं. टर्मरिन रीसस मंकी, फिर आपका लेपर्ड और ये बैनियन और ब्लैक बक, निकोबारिया एंड रेड पैंडा. इट इज रेड पैंडा. ओके, रेड पैंडा आपका ये वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, नॉट वल्नरेबल, इट इज एंडेंजर्ड. नेक्स्ट इज at which latitude heat gain through isolation approximately equals to heat loss through terrestrial adaptation. Again not an NCERT based question, बहुत पुराना है. Biodiversity Act of India was passed by the Parliament in the year. ये याद रखना जरूरी है. It was in the year 2002. According to IUCN Red List, what is the status of red panda? Red panda क्या है? अभी हम लोग ने पढ़ा it is endangered species. तो 20th का D would be the correct answer. Next क्या है? In which of the following pair is the specific character of a soil not correctly matched? देखो अगेन नॉट एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइजेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? एंडेंजर्ड स्पीशीज सबसे ज़्यादा किस में है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट शोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? इट इज द मैमल्स. मैमल्स आर मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन. ओके, वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन there is a lack of proper care, mass scale hunting for foreign trade, its natural habitat is destroyed. अभी हम लोग ने पढ़ा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन उसको ही हम लोग ने बोलते हैं इट्स नेचुरल हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड. 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी, रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज ड्यू टू म्यूटेशन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज, ग्रेजुअल चेंज, शॉर्ट टर्म एवोल्यूशनरी चेंज. शॉर्ट टर्म नहीं रहता है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज. बायोडाइवर्सिटी किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. The endangered largest living lemur, idri is found in. Again not an NCERT based question. Flamingos breed in. Not an NCERT based question. तो ये सब छोड़ दो क्योंकि बहुत पुराने 1996 2000 के क्वेश्चन है जो कि अभी पूछे नहीं जाएंगे बेसिकली मोस्टली. ओके,
इफ द फॉरेस्ट कवर इज reduced to half, what is the most likely to happen to a long term basis पे क्या हो जाएगा अगर फॉरेस्ट कवर हाफ किया? तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन कर रहे हैं हम लोग इसमें, तो क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा. ट्राइबल्स लिविंग इन दिस एरिया विल स्टार्व टू डेथ, कैटल इन दिस एरिया एंड एडजॉइनिंग विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फॉडर हो सकता है. लार्ज एरिया विल बिकम डेजर्ट्स. फिर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स विल सफर ड्यू टू रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ जर्मप्लाज्म. क्या होगा देखो, हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन से आपका ये हो जाएगा मोस्ट लाइक ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पूछा है. लॉन्ग टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म मतलब 10-12 साल में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम अ डेजर्ट. हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन तो होगा ही, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई. ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस इट विल बिकम अ डेजर्ट. अगेन बहुत पुराना क्वेश्चन. बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड क्रॉप प्लांट्स एंड ओशंस. देखो हमें पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो आएगा ही, बट इसमें बी ऑप्शन में क्या लिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड आपका क्रॉप प्लांट्स. तो लार्जेस्ट फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन किस में आएगा? देखो सबसे अच्छा देखो हमें पता है कि कार्बन का सबसे बेस्ट रिजर्वायर क्या है, ओशियन. ओके, कार्बन का बेस्ट रिजर्वायर है ओशन, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. सबसे ज़्यादा फिक्सेशन कार्बन का इसमें होगा. ओके, क्योंकि हमें पता है कि ओशन में जो है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स दे फिक्स उनका ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, मतलब 50% ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इन ओशन. सबसे ज़्यादा कार्बन फिक्सेशन कहाँ होता है, इट इज़ इन द ओशन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मुझे भी लग रहा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है एंड दिस इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा और क्रॉपलेट्स आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था, बट ओशन सबसे अच्छा आएगा क्योंकि ये हम लोग ने पढ़ा भी इकोसिस्टम में जब भी हम लोग साइकिल्स पढ़ते हैं, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, उसमें ओशन इज द मेन रिजर्वायर ऑफ कार्बन. क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स अपने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज करते, तो 50% ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एट द प्रेजेंट टाइम इज ड्यू टू फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स आपके ओशंस में रहेंगे मोस्टली. विच एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया? कौन एक्सटिंक्ट हो गया? स्नो लेपर्ड, हिप्पोपोटामस, वुल्फ, चीता. ये तीनों तो है. स्नो लेपर्ड इज एक्सटिंक्ट, तो 37 का हो जाएगा आपका. सॉरी वेट विच एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया? इट इज आपका चीता. इन लोगों ने चीता क्यों दिया है? फिर भी बहुत पुराना क्वेश्चन, सो यू कैन ले. 1994 का है, बहुत पुराना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम. स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज कैसे होता है? हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड. देखो एल्टीट्यूड नीचे आएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर का ये पहला पार्ट तो करेक्ट है. लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड नहीं होगा, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड ये भी नहीं होगा, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड ये हो जाएगा. फिर इन लोग ने क्या बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी बचा. फिर इन लोगों ने हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड या लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड. तो इसमें भी आप कह देंगे इट इज़ ऑल्सो हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड. लैटिट्यूड भी लो लेना चाहिए, एटीट्यूड भी लो लेना चाहिए, तो दोनों लो रहेंगे तो आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी वुड इंक्रीज. ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. अमेरिकन वाटर प्लांट दैट हैज बिकम अ ट्रबलसम वाटर वीड इन इंडिया. देखो अगेन इट इज इकॉर्निया क्रैस्पस, मतलब आपका टेरर ऑफ बंगाल, तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है इसमें? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? मतलब जो रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया. ओके, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल होना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल होना चाहिए. अभी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्या है? देखो हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, ये याद रखो. कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल. ओके, ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने कालों से यूज़ आते हैं. अब जैसे कि पेट्रोल, अभी हम लोग पेट्रोल यूज़ करें, इट इज़ अ कन्वेंशनल मेथड, और वो नॉन रिन्यूएबल भी है. मतलब एक बार पेट्रोल के सारे सोर्सेज खत्म हो गए, मतलब पेट्रोल के सारे कुएं सूख गए, तो वापस रिन्यू हो सकता है क्या? नहीं. वो कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है. अभी जब भी हम लोग उसमें से बायो डीजल बनाएंगे, बायो पेट्रोल बनाएंगे, तो दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल. मतलब पहले यूज़ नहीं होता था वो बायो डीजल, बायो पेट्रोल, जो अभी जेट्रोमा प्लांट होगा के जो बना रहे हैं हम लोग बायो डीजल, दैट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, और वो रिन्यूएबल हो सकते हैं. मतलब जितना प्लांट लगाओगे उतना आपका रिसोर्स बढ़ेगा, तो रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल है वो. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रेडिशनल. तो ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल एंड कन्वेंशनल रिसोर्स, दैट जनरली इट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्या है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू. अगेन बहुत ही पुराना क्वेश्चन है. रिटेन न्यूट्रिएंट, होल्ड ऑर्गेनिक मैटर, होल्ड वाटर एंड सपोर्ट लाइफ. इट इज सपोर्ट लाइफ. पेट्रोलियम है सिंथेटिक प्रोडक्ट, नहीं. रिन्यूएबल नहीं, नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट, इट इज नॉन रिन्यूएबल. एक बार खत्म हो गया तो दूसरी बार यूज नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनरल्स एंड मेटल्स आर बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल दोनों है क्या? दोनों मतलब इधर रिस्पेक्टिवली आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट. मिनरल्स आर रिन्यूएबल, फिर मेटल्स आर नॉन रिन्यूएबल. इट रिस्पेक्टिवली आएगा तो अच्छा होगा. सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड बाय क्रॉप रोटेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. सॉइल फर्टिलिटी लॉस्ट क्यों होता है? सॉइल फर्टिलिटी लॉस्ट क्यों होता है वो पहले बताओ मुझे. सॉइल फर्टिलिटी इज बेसिकली लॉस्ट टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब लगातार उसके ऊपर एग्रीकल्चर किए जाए, थोड़ा बिना ब्रेक दिए हुए से. तो क्रॉप रोटेशन से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, इट इज मेंटेन्ड.
सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन ड्यू टू क्रॉप रोटेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है। इंटेंसिव मतलब आप लगातार एग्रीकल्चर करे जा रहे हो, मतलब साल के 12 महीने में आप लगातार करे जा रहे हो तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, देखो कोल, पेट्रोलियम और केरोसिन, ये तीनों ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो बायोमास इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विच आर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, अगेन इट वुड बी द अमेज़न फॉरेस्ट। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे वाले में भी किया था सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। अभी इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है, वो थोड़ा देखते हैं अभी हम लोग बाजू में। देखो इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू। इन सीटू मतलब कोई भी स्पीशीज को, कंजर्वेशन मतलब प्रिजर्व करना, मतलब प्रिवेंट करना, मतलब उसको बचा के रखना। ओके, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में आपको फर्क पता है क्या, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, देखो कंजर्व लिविंग स्पीशीज को किया जाता है, लिविंग थिंग्स को कंजर्व किया जाता है। प्रिवेंशन डेड चीज़ों को किया जाता है। अभी कोई मर गया प्लांट, उसको प्रिजर्व करोगे कैसे, हर्बेरियम से, उसको प्रिजर्वेशन टेक्निक बोलते हैं। कंजर्व किसको करोगे, बॉटनिकल गार्डन। तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ फॉर कंजर्वेशन में आपका क्या यूज होता है, कंजर्वेशन इज फॉर लिविंग स्पीशीज एंड प्रिजर्वेशन इज फॉर डेड स्पीशीज। ये याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि नेशनल पार्क किस में आएगा, इट इज कंजर्वेशन नॉट प्रिजर्वेशन। हर्बेरियम हर्बेरियम किधर आएगा, प्रिजर्वेशन, क्योंकि हम लोग डेड प्लांट को प्रिजर्व कर रहे हैं। म्यूजियम किधर आएगा, प्रिजर्वेशन में आएगा। कंजर्वेशन में क्या क्या, नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, बॉटनिकल गार्डन्स आ जाएंगे, जिसमें लिविंग स्पीशीज मेंटेन्ड है। कंजर्वेशन प्रिवेंशन हो गया। तो कंजर्वेशन में ही दो टाइप ऑफ कंजर्वेशन है जो लिविंग थिंग को हम लोग करने वाले हैं, उसमें दो है, इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू मतलब उसी के नेचुरल हैबिटेट में, समझो अगर आपको प्लांट को रखना है तो आप उसी जंगल में उसको प्रिजर्व करो, जैसे कि एग्जांपल नेचुरल हैबिटेट में उसको रखोगे। नेचुरल हैबिटेट जैसे कि अगर प्लांट को प्रिजर्व करना है तो उसको उसी जंगल में रख के उसके चारों बाजू एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दो, जैसे कि आपका हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व, बायो रिजर्व या सेक्रेड ग्रोव्स, फिर आपका सेक्रेड ग्रुप्स, ये सब हो गया। एक्स सीटू मतलब क्या, एक्स सीटू मतलब क्या है, एक्स सीटू मतलब आप उस ऑर्गेनिज्म को उसके हैबिटेट से निकाल दोगे इन अदर हैबिटेट, इन अदर हैबिटेट। नेचुरल में ना रख के उसको निकाल दोगे, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। और क्या हो गया आपका, बॉटनिकल गार्डन में रखोगे उसको, फिर आप नेशनल पार्क्स में रख दोगे, सॉरी नेशनल नहीं, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। ओके, ये सब में रखोगे तो उसको एक्स सीटू बोलते हैं। अब इसने बोला कि एक्स सीटू का मेथड नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सीटू, नेशनल पार्क, माइक्रो प्रोपगेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो माइक्रो प्रोपगेशन ये होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन होगा, IVF भी हो जाएगा। नेशनल पार्क इज अ इन सीटू कंजर्वेशन, इसमें भी आ जाएगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इज इन सीटू कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट वाला। ओके, इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स, इन सीटू किसको कहते हैं, कंजर्व, 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 प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। यस, कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, हाई रिस्क नहीं, होल इकोसिस्टम को हम लोग कंजर्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Now, which of the following is a set of conservation approach and an example of method of conservation in each given? Okay, in situ biosphere reserve, okay, ex situ sacred group, okay, in situ conservation seed bank नहीं, ये ex situ है, ex situ conservation type है, ये भी ex situ है। देखो ex situ ना, हाँ ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है आपका, ex situ sacred group नहीं है, ये in situ है, ये in situ है और ये ex situ है, और ये एक्स सीटू क्रायो प्रिजर्वेशन करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, तो ए एंड डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक देखते हैं अभी, उसके आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।